Hello and welcome everyone. You are listening to the Forensic Diaries podcast India, which is featured by the Forensic Times. I am working with the Forensic Times where we discuss and share information and knowledge related to the forensic field. I am Shivangi Rathore, your host for today's episode. In this episode, we are going to tell you a very famous and the longest running case named Sunanda Pushkar murder case. So, firstly, I will give you a brief intro of Mrs. Sunanda Pushkar. सुनंदा पुष्कर, वो नाम जो न सिर्फ हाई सोसाइटी की पहचान हुआ करता था, बल्कि एक बिंदास महिला के व्यक्तित्व की पहचान भी था। वो नाम पिछले कुछ सालों से सिर्फ विवादों का हिस्सा बना हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत आखिर कैसे हुई? राजनेता शशि थरूर से शादी करने के दौरान ही सुनंदा पुष्कर को मीडिया में एक पहचान मिली थी और सुनंदा पुष्कर को बतौर थरूर की पत्नी के रूप में जाना जाता था। लेकिन थरूर से शादी करने के कुछ सालों बाद ही सुनंदा की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या का केस इस वक्त दिल्ली की एक अदालत में चल रहा है। सुनंदा एक बिजनेस वूमन हुआ करती थी। इन्होंने कई सारे बिजनेस कर रखे थे और वह एक काफ़ी कामयाब महिला थी। सुनंदा पुष्कर का जन्म 27 जून सन 1962 में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ था और इनका नाता कश्मीरी पंडित परिवार से था। सुनंदा पुष्कर के पिता का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास है और इनकी माता का नाम जया दास है। कश्मीर से नाता रखने वाली सुनंदा पुष्कर ने इसी राज्य से अपनी स्कूली और कॉलेज तक की पढ़ाई कर रखी थी। सुनंदा ने श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से 1988 में डिग्री हासिल की थी। हालांकि इन्होंने किस विषय में डिग्री हासिल की थी इसके बारे में अभी तक किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं है। कश्मीर के बोमाई इलाके में जन्मी सुनंदा पुष्कर के 2 भाई भी हैं, जिनमें से सुनंदा अपने एक भाई के साथ दुबई में कार्य करती थी, जबकि इनका दूसरा भाई भारतीय आर्मी में बतौर एक ब्रिगेडियर के रूप में कार्य कर रहा है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कश्मीर के सेंटो लेक व्यू होटल में बतौर एक फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट के तौर पर की थी। इस जॉब को कुछ समय करने के बाद सुनंदा दुबई चली गई और यहाँ पर इन्होंने एक्सप्रेशंस नाम की अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल ली, जिसमें कई तरह के शो को ऑर्गेनाइज करने का कार्य करती थी। सुनंदा पुष्कर ने अपने जीवन काल में कुल 3 शादियां की थी और इन्होंने पहली शादी संजय रैना नाम के एक व्यक्ति से की थी, लेकिन यह शादी साल 1988 तक ही चल पाई थी। अपनी पहली शादी टूटने के बाद सुनंदा ने साल 1991 में पुनः शादी की और इसके दूसरे पति का नाम सुजीत मेनन था, लेकिन साल 1997 में एक कार एक्सीडेंट में इनके दूसरे पति की मृत्यु हो गई थी। सुनंदा को अपनी दूसरी मैरिज से एक बच्चा भी था और इस बच्चे का नाम शिव मेनन है, जो कि दुबई में ही रहता है। सुनंदा ने सन 2010 में जाने माने राजनेता शशि थरूर के साथ मलयालम रीति रिवाज से केरल में विवाह किया। सुनंदा की हत्या से पहले हुए कुछ विवाद के बारे में हम बात करते हैं। दरअसल 15 जनवरी साल 2014 में मेहर तरार द्वारा थरूर को भेजा गया एक मैसेज थरूर के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट हो गया था और उस मैसेज में तरार अपने प्यार का इजहार थरूर से कर रही थी। हालांकि बाद में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर ने एक स्टेटमेंट देकर कहा था कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था
और उन्होंने किसी भी तरह का कोई मैसेज थरूर को नहीं सेंड किया है। इस विवाद के बाद से ही सुनंदा की तीसरी शादी में भी दिक्कतें आने लगी थीं। हालांकि सुनंदा और थरूर ने इस विवाद के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया और उस बयान में कहा था कि उनका विवाहित जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन यह स्टेटमेंट देने के कुछ दिनों के बाद ही सुनंदा की मृत्यु हो गई थी। ट्विटर विवाद के 2 दिन बाद यानी 17 जनवरी 2014 को ही सुनंदा की अचानक मौत हो गई थी और जिस वक्त अपनी अंतिम सांस ली थी उस वक्त ये दिल्ली के 5 स्टार लीला पैलेस होटल में एक कमरा लेकर रह रही थीं। दरअसल थरूर के घर में कुछ काम चल रहा था और इसी वजह से ये दोनों इस होटल के रूम नंबर 345 में कई दिनों से रुके हुए थे। जिस वक्त सुनंदा की मौत हुई थी उस वक्त वह अपने रूम में अकेली थीं और उनकी मौत के बाद हुए उनके पोस्टमार्टम में पाया गया था कि सुनंदा ने सुसाइड की है। शशि थरूर ने बताया कि सुनंदा ल्यूप्स नाम की बीमारी से जूझ रही थीं और उनका इलाज केरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा है। पुलिस ने शुरुआत में खुदकुशी की बात कही और इस बात से भी इनकार नहीं किया कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हो सकती है। ऐसा बताया जा रहा था कि उस दौरान सुनंदा का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। सुनंदा को ल्यूप्स एरिथ्रेमेटोसिस नाम की बीमारी थी। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि शरीर के स्वस्थ टिश्यू को ही मारने लगता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही थी। तभी सुनंदा की मौत की जांच कर रही एम्स के डॉक्टरों की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया। पुष्कर की मौत के 9 महीने बाद जाकर पता चला कि सुनंदा की मौत जहर की वजह से हुई थी। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के 3 डॉक्टरों की टीम ने विसरा यानी सुनंदा की पेट की थैली की जांच की और बताया कि पेट में जहर के कुछ अंश थे। पर यह जहर क्या था, किस तरह का था, सुनंदा ने खुद इसे खाया या उसे खिलाया गया, इन सब सवालों के जवाब फिलहाल नदारद हैं। यानी सुनंदा को किसके जहर ने मारा, ये सवाल अब भी सवाल बना हुआ है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जहर की पहचान भारतीय प्रयोगशालाओं में नहीं की जा सकती, जिसके बाद फरवरी 2015 में उनके विसरा सैंपल वॉशिंगटन स्थित FBI लैब भेज दिए गए थे। एम्स मेडिकल बोर्ड ने यह रिपोर्ट 27 सितंबर को तैयार की और 30 सितंबर को सरोजनी नगर थाने में सौंप दी। एम्स मेडिकल बोर्ड ने यह भी सिफारिश की कि जिस बेडशीट और कालीन पर सुनंदा को मृत शरीर को रखा गया था उसकी फॉरेंसिक जांच हो। एम्स की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि सुनंदा सेहतमंद थीं और उनके दिल, किडनी, लीवर और फेफड़े में कोई बीमारी नहीं थी। सुनंदा पुष्कर की मौत ना तो बीमारी की वजह से हुई, ना उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और ना ही दवा के ओवरडोज ने उनकी जान ली। तो क्या इस नए खुलासे से सुनंदा की मौत की मिस्ट्री सुलझ गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने बस मौत की वजह बताई है। यह नहीं बताया कि जिस जहर ने जान ली वह जहर आखिर कौन सा था। वो जहर किसी केमिकल के घालमेल का नतीजा था या फिर किसी साजिश के तहत उस जहर को सुनंदा के पेट तक पहुंचाया गया था।
और सबसे बड़ा ये सवाल है कि वो जहर खुद सुनंदा ने खुदकुशी के इरादे से लिया था या फिर कत्ल के इरादे से किसी ने उन्हें वो जहर खिलाया। इसी साल 19 जनवरी को सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि उनकी मौत दवा के ओवरडोज की वजह से हुई है। दरअसल 17 जनवरी को सुनंदा की लाश जिस 5 स्टार होटल के कमरे में मिली थी, वहां लाश के साथ अल्प्रिक्स की गोलियों के 2 खाली पत्ते मिले थे। दोनों पत्तों में कुल 30 टैबलेट थी, मगर अब विसरा रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि सुनंदा ने मरने से पहले अल्प्रिक्स की एक भी गोली नहीं खाई थी, यानी दवा की ओवरडोज से मौत हुई ही नहीं। अल्प्रिक्स में अल्प्राजोलम नामक मुख्य घटक होता है। अल्प्राजोलम एक सेडेटिव, हाइप्नोटिक, एंटीडिप्रेसेंट, मांसपेशियों को आराम देने वाला, चिंता से राहत देने वाला और अम्लीय गुणों से युक्त होता है। अल्प्राजोलम दवाओं की एक ऐसी श्रेणी से संबंधित है जिसे बेंजोडाइज़ेपाइन कहते हैं। बेंजोडाइज़ेपाइन GA, BA, GABA शरीर में प्राकृतिक रसायन के प्रभाव को बढ़ाता है और एक आरामदायक और शांत प्रभाव पैदा करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नसों और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। इसी के बाद एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने विसरा रिपोर्ट को दोबारा जांच की तो पता चला कि सुनंदा के पेट से जहर के कुछ अंश मिले थे और यही जहर मौत की वजह बना। एम्स के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के तीनों डॉक्टरों ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि सुनंदा के विसरा यानी पेट की थैली में इथाइल अल्कोहल, कैफीन, एसिटामिनोफेन के अंश मिले हैं, पर इनमें से किस जहर का या केमिकल ने सुनंदा की जान ली, मेडिकल रिपोर्ट इस बारे में खामोश है। डॉक्टरों का कहना था कि विसरा रिपोर्ट में बहुत सारी बंदिशें हैं, इसलिए जहर के किस्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि रिपोर्ट में जहर की किस्म का जिक्र नहीं किया गया है, पर 6 तरह के जहर का नाम लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी जांच फॉरेंसिक लैब में मुश्किल है। विसरा रिपोर्ट तो आ गई, मौत की वजह भी बता दी गई, पर फिर वही सवाल है कि क्या इससे सुनंदा की मिस्ट्री सुलझ जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट ने भले ही जहर के किस्म का जिक्र नहीं किया और ना ही ये पता लगा सकी कि जहर खुदकुशी के इरादे से खुद सुनंदा ने खाया या उसे खिलाया गया, मगर उसने दिल्ली पुलिस से 13 सवालों के जवाब मांगे हैं। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि अगर इन 13 सवालों के जवाब मिल गए तो उसे आखिरी मेडिकल ओपिनियन देने में आसानी होगी। मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली पुलिस से मांगे 13 सवालों के जवाब। वे सवाल कुछ इस प्रकार हैं। पहला सवाल, क्राइम सीन की तस्वीरें बोर्ड को क्यों नहीं मुहैया कराई गईं? दूसरा सवाल, लोगों के बयान और पारिस्थितिजन्य सबूत क्यों नहीं दिए गए? तीसरा सवाल, लाश के साथ कमरे में कुछ दवाइयाँ मिली थीं। ये दवाइयाँ किसने लिखी थीं? कहाँ से खरीदी गई थीं? और ये दवाइयाँ किसके लिए थीं? चौथा सवाल, सुनंदा पुष्कर के इलाज की पर्ची में कहीं भी अल्प्रिक्स का जिक्र नहीं किया गया है। फिर अल्प्रिक्स कमरे में कैसे पाई गई? पांचवा सवाल, 15-15 टैबलेट की अल्प्रिक्स के 2 खाली पत्ते कमरे से मिले, जबकि विसरा रिपोर्ट में पता चलता है कि उन्होंने अल्प्रिक्स खाए ही नहीं। छठा सवाल, सुनंदा ने सोते हुए रिलैक्स, रेस्ट, स्लीप
कंपनी का एक बैंगनी रंग का टॉप और मार्क एंड स्पेंसर का लोअर पहना हुआ था। उनके टॉप पर 6 जगह हल्के सफ़ेद रंग के दाग थे, जो कि एस्टामिनोफेन, कैफीन, लिडोकेन एंड मिथिल पैराबेन के हो सकते हैं। ये पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य है कि जिनकी और जांच होनी चाहिए। 7वां सवाल, क्या सुनंदा का कोई करीबी अल्ट्रेक्स खाता है? 8वां सवाल, मौत से पहले क्या सुनंदा ने होटल में किसी प्रकार की मेडिकल मदद ली थी? 9वां सवाल, मौत के बाद सबसे पहले जिस डॉक्टर ने सुनंदा को देखा उसका बयान कहाँ है? 9वां सवाल। 10वां सवाल, उनके शरीर से हल्की गंदी गैस की बदबू आ रही थी और उनकी बाईं आंख में घाव भी था। इसके बारे में ये पता लगाना चाहिए कि वह पहले से मौजूद था जब वह आखिरी बार जिंदा देखी गई थी। 11वां सवाल, वो ईमेल कहाँ है जो 26 जनवरी को डॉक्टर राजीव भसीन ने भेजा था? 12वां सवाल, सुनंदा की मौत के बाद 26 जनवरी को दुबई से भेजा गया डॉक्टर अनिल गुप्ता का वह मेल जिसमें उनकी बीमारी का जिक्र है वो कहाँ है, ताकि उससे उनकी बीमारी और मौत की वजह से पता किया जा सके। 13वां सवाल, जिस बेडशीट और गद्दे पर सुनंदा की लाश मिली उसकी फॉरेंसिक जांच आखिर क्यों नहीं कराई गई? मेडिकल बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह सनसनी खुलासा भी किया कि मौत से पहले सुनंदा बिल्कुल तंदुरुस्त थीं, यानी वो किसी बीमारी का शिकार नहीं थीं। उनका दिल, लीवर सब कुछ ठीक था, जबकि सुनंदा की मौत के बाद लगातार यह कहा जा रहा था कि वह बेहद ही बीमार थीं। जांच रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि सुनंदा के शरीर पर चोट के जो निशान मिले थे उसके बारे में भी दिल्ली पुलिस ने बोर्ड को कोई जानकारी या जांच रिपोर्ट नहीं दी। सूत्रों से पता चलता है कि सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत की जांच कर रही विशेष टीम SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनके पति शशि थरूर, निजी कर्मचारी नारायण सिंह और बेटे शिव मेनन के करीबी 7 लोगों की फोरेंसिक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी पर बहुत अधिक जोर दिया। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी आत्महत्याओं की जांच करने का एक तरीका है। इसमें मृतक के परिजनों, दोस्तों, जानने वालों व उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों से उसके बारे में बात कर मृतक की मानसिकता का विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा इस विश्लेषण में मृतक के इंटरनेट और सोशल मीडिया प्रोफाइल, उन पर कमेंट्स, फोन कॉल्स और मैसेज, पसंद व्यवहार संबंधित जानकारी के अलावा फोरेंसिक जांच की मदद से मृतक की नापसंद और आम जीवन में मानसिकता की अवस्था का विश्लेषण किया जाता है। 4 साल से अधिक समय तक इस मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने मई 2018 को दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दायर की, जिसमें पुष्कर के पति थरूर पर आत्महत्या करने का आरोप लगाया गया। जांच के दौरान मेडिको लीगल और फॉरेंसिक सबूत का विश्लेषण किया गया, लेकिन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बाद जांचकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुष्कर ने आत्महत्या की और थरूर पर क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने कहा, आरोपों को मनोवैज्ञानिक शव परीक्षण अर्थात साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के आधार पर दायर किया गया है। परीक्षण पिछले साल किया गया था और SIT ने दिल्ली हाई कोर्ट को इसके बारे में सूचित किया था। यह परीक्षण आमतौर पर उन मामलों में किया जाता है जहां मृत्यु बिल्कुल अस्पष्ट हो। थरूर, नारायण सिंह, शिव मेनन और सुनंदा के 4 दोस्त
दिसंबर 2018 में इस परीक्षण से गुजरे। इस परीक्षण के माध्यम से पुलिस ने संज्ञानात्मक कार्य, मनोवैज्ञानिक कल्याण, शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति और सुनंदा के सामाजिक व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। परीक्षण दिल्ली में सीबीआई की फॉरेंसिक लैब में किए गए। फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निष्कर्षों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार लाइट डिटेक्शन टेस्ट और पॉलीग्राफ अदालत में स्वीकार्य नहीं है, इन परीक्षणों को एविडेंस एक्ट के तहत सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों के अनुसार आत्महत्या के मामले में जानकारी और जवाब प्रदान करने के लिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक प्रभावी उपकरण है। मई 2018 में दिल्ली पुलिस ने 3000 पन्ने की चार्जशीट दायर की, जिसमें शशि थरूर पर सुनंदा को खुदकुशी करने के लिए उकसाने के चार्ज लगाए। फरवरी 2019 को पटियाला हाउस की सत्र अदालत ने सुनवाई 7 मार्च तक के लिए टाल दी। मई 2019 को राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत में इस मामले को कांग्रेस नेता और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर बहस शुरू हुई। अगस्त 2019 को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी दलील रखी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। 30 जनवरी 2020 को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर की अर्जी खारिज की। कोर्ट ने मौत से पहले सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को सुनवाई का हिस्सा बनाने से भी इनकार कर दिया। अंततः निष्कर्ष स्वरूप सुनंदा के मर्डर केस में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से थरूर भी एक हैं, और हाल ही में इस केस की सुनवाई भी शुरू हो गई है और उम्मीद भी है कि जल्द ही इस केस में कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला बीते 6 वर्षों में भी नहीं सुलझ सका और उनकी मौत पर रहस्य अब तक बरकरार है। तो ये था सुनंदा मर्डर केस का विस्तृत वर्णन। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। उम्मीद है आप सभी को यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस केस स्टडीज़ को सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए फॉरेंसिक डायरीज पॉडकास्ट पर। If you like this podcast, subscribe to our channel and also share with your friends. And if you are willing to connect with us, you can mail us at theforensictimes@gmail.com. This side, your host Shivangi. Think, speak, listen. Let's fly us together. Stay safe. Thank you.